नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, किसान आंदोलन के समय का एक वीडियो आप सबने देखा होगा जब पंजाब के एक सो कॉल्ड किसान नेता ने ये कहा कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया है, उस ग्राफ को गिराना है, इसलिए किसान आंदोलन का मजमा सजाना है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा हो चाहे ना हो, लेकिन इन पार्टियों ने बना दिया है। अब मैं अचानक इतने बीते हुई बात को क्यों दोहरा रहा हूं, किसान आंदोलन को की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। वहां कल नारे वो लगे जो जिन नारों को मुझे नहीं लगता कि जो नए उम्र के लोग हैं उन्हें वो नारे भी याद होंगे। वो नारा मैं आपको बता दूं, 90 के दशक का नारा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मामला तब का है जब श्री राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो गया था काशीराम और मुलायम के बीच। तो ये नारा गढ़ा गया था। अब जेएनयू में आज के समय में जब राम मंदिर बन चुका है, तब ये नारा क्यों लग रहा है और ये नारा कौन लगा रहे हैं? ये नारा लगा रहा है दलित एसोसिएशन, यानी कहने को तो एक दलित फेडरेशन जेएनयू में है जिसने चुनाव भी लड़ा था, बापसा बिरसा फूले अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, लेकिन स्टाइल वही, डफली वाला, तरीके वही, यानी वही कामरेड एक नए लिफाफे में अब दलितों के लिफाफे में आए हैं और निशाने पे एक बार फिर राम मंदिर है। तो जरा एक क्रोनोलॉजी देखिए, राम मंदिर की क्रोनोलॉजी आपने किसान आंदोलन में अभी अभी मैंने बताया और जेएनयू में अब एक बार फिर। अब जेएनयू में ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी जेएनयू वाले से पूछना बनता है। इसलिए हमारे साथ वामपंथ के विशेषज्ञ रंजय त्रिपाठी और उसी के साथ वामपंथ के विशेषज्ञ और जेएनयू की कैंपस से निकले हुए आप सबके चहेते प्रारब्ध के इस मंच के व्यालोक पाठक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक भाई, सीधे आपसे पहले ये बताइए, आपके विश्वविद्यालय में ये वही विश्वविद्यालय है जहां देश के पीएम के खिलाफ कैसे नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हुए कैसे नारे लगे, है ना? अब 90 के दशक का यूपी वाला वो नारा, न अब काशीराम है न मुलायम है, अब क्यों मिले मुलायम काशीराम और हवा में जय श्री राम को उड़ाया जा रहा है? महाराज क्या है ये? 5 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज हो रही है, उसका नाम है जेएनयू। जेएनयू के जवाहर की जगह उसको जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है और उसमें जेएनयू के इन्हीं कुकर्मों की गाथा है। वो कि मैं उस फिल्म से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता और मुझे ये तरीका भी पसंद नहीं है। वो मेरा व्यक्तिगत आकलन है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की भसड़ मची हुई है तो आपको उसके बरक्स एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहिए। और ये सरकार के पास इतने संसाधन होते हैं, सरकार के पास इतना लामकाफ होता है, इतना फौज फाका होता है कि वह ये काम कर सकती है। तो जेएनयू के बदले आपको एक सावरकर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी उसी दिल्ली में, 10 साल में वहां से ऐसे ऐसे लोगों को निकालना चाहिए था कि ये सारी चीजें खत्म हो जाती। ये भूमिका इसलिए दी कि लोग आजकल के जेन जी के जो बच्चे हैं वो समझ सकें। बाकी जेएनयू के बारे में यह जानकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, एक आध तथ्यात्मक चीजें मैं आपको सुधार दूं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मैं जोड़ देता हूं। पहली बात कि वो दलित फेडरेशन केवल कहने का है, नाम का है। आरजेडी के बैनर तले ये मंच सजा है जहां पर ये नारे लगे, छात्र राजद। और छात्र राजद हमारे समय से लड़ता रहा है और उसके ऐसे ही प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं। हमारे समय में उसका एक कैंडिडेट था जिसने कहा था कि रामविलास दूठो बियाह किया है, एक तो कन्या उसकी गोईठा पाटती रहती है, और उसके बाद कई सारे असंसदीय शब्द उस मंच से कहे थे जब तक जेएनयू का प्रेसिडेंशियल डिबेट एक बहुत ही एकेडमिक डिबेट माना जाता था और उसको सुनने दिल्ली के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बच्चे आते थे, लोग आते थे, पत्रकार आते थे। यह जो नारा लगा है यह बहुत हल्का नारा है। अगर आप देखेंगे कि जेएनयू में उसके स्टूडेंट्स यूनियन ने किस तरह के प्रस्ताव पास किए हैं पिछले करीबन 50 साल अब होने वाले हैं, तो 40 साल में
इन 10 साल की बात छोड़ दें तो ऐसे ऐसे प्रस्ताव, घिनौने निंदनीय प्रस्ताव पास हुए हैं उस स्टूडेंट यूनियन से कि आपको लगेगा कि इस देश में वैसी यूनिवर्सिटी है क्यों। और तब कोई भी सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि इस यूनिवर्सिटी पर अभी तक बुलडोजर चला क्यों। लेकिन इस मामले में एक तो मेरा, चूंकि अल्मा मैटर है इसलिए मेरा थोड़ा मोह भी आ जाता है, और मेरा इस मामले में थोड़ा सोचना भी अलग है, इसलिए मैं अलग तरीके से सोचता भी। ये वही जेएनयू है जहां विवेकानंद की एक फोटो स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में लगाने के लिए विद्यार्थी परिषद के लोगों को बाकायदा युद्ध करना पड़ा था। ये वही जेएनयू है जहां जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी को बुलाया जाता है। ये वही जेएनयू है जहां पे कावेरी हॉस्टल से आतंकवादी निकलते हैं। ये वही जेएनयू है जहां एसआईआर गिलानी के पक्ष में नारे लगते हैं। ये वही जेएनयू है जहां टुकड़े टुकड़े गैंग पल्लवित पुष्पित होता है और उसके एक नेता को आजकल राहुल विषधर के बगलगीर देखा जा सकता है। ये वही नेता है जिस पर जेएनयू में बाकायदा लड़की छेड़ने की वजह से फाइन लग चुका है। ये जो नारा कल लगा है, आपको मजे की बात बताऊं कि आरजेडी भी लड़ रहा है और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह के बयान देते रहे हैं, उसके पैट्रियार्क जो अब दोजख नशीन होंगे या जन्नत नशीन, ये तो वही जाने, मुलायम सिंह यादव। लेकिन उन्होंने ही ये बयान दिया था कि अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं और भी गोली चलवाता और भी कार सेवकों को मरवाता। तो एक विश्व वृक्ष से आप किस तरह के बेल की अपेक्षा रखते हैं। और ये नारा 1990 में लगा था, 92 में लगा था। और मजे की बात है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की जनता ने 92 में उन्हीं कल्याण सिंह को मजे से हरवा भी दिया था। और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत होती है कि ये बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार जांचते हैं कि हिंदू समाज कितना सहनशील है, हिंदू समाज कितनी हमारी बकवास सह सकता है। इसीलिए आप देखिए कि कभी दक्षिण से, कभी राहुल विषधर, अभी राहुल, और ये पूरे चुनाव तक, चूंकि जेएनयू का चुनाव थोड़ा सा संजीदा माना जाता है और उस पर लगभग जो लुटियंस मीडिया है या गोदी मीडिया है या जो भी मीडिया है या सोशल मीडिया है, जितनी भी तरह की मीडिया है, और ये गोदी मीडिया में रवीश कुमार वाली गोदी मीडिया नहीं कह रहा हूं मैं, ये गोदी मीडिया उनको कह रहा हूं जो जिसमें रवीश कुमार खुद आते हैं, अजीत अंजुम आते हैं, या जो एक तरह के पत्तल चाट पक्षकार है। तो वो मीडिया हो या मुख्य धारा की मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, चूंकि जेएनयू के चुनाव पर नजर रहती है, इसलिए भी वो खबरों में आने के लिए भी कई बार कुछ करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि परिषद ने इसका संज्ञान लिया है और वहां पर बाकायदा धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। ये शुरुआती टिप्पणी है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि जेएनयू में छात्र संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो मुझे अचानक जब मैं ये इस विषय पे वीडियो करने की बात आप दोनों से तय किया, तो मुझे 2016 में मैंने अपने ब्लॉग पे एक ब्लॉग लिखा था जब जेएनयू के चुनाव हुए थे, और पहली बार बापसा यानी बिरसा फुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, इसने बाकायदे जेएनयू में लेफ्ट के जो खेमा था उसको चुनौती दिया था, और लेफ्ट ने विजय जो पाई थी उस 2016 के चुनाव में जेएनयू में, वो बापसा के कैंडिडेट्स को हरा के पाई थी। ये वो चुनाव भी बताते हैं। और एक चीज बताएं आपको, जो उस समय 2016 में बापसा का जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था लड़का राहुल, मैं उसको कोट कर रहा हूं, उसने कहा क्या था, रंजन जी आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। आरक्षण से लेकर हॉस्टल, स्वास्थ्य सुविधाएं, गैर अंग्रेजी माध्यम से आए छात्रों के साथ भेदभाव, वाइवा में वंचित समुदाय के साथ भेदभाव, लेफ्ट ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। रोहित वेमुला वाला कांड हो चुका था। उसने कहा कि नारी स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व के सवाल पर लेफ्ट एक्टिविस्ट कविता कृष्णन जी बताएं, ऐसी कौन सी बात है कि उनकी पार्टी में झंडे ढोने वाले, रणवीर सेना के हाथों शिकार होने वाले किसी मुसहर लड़की को वो स्थान नहीं मिला। इसलिए लेफ्ट हमारी असली शोषण करने वाली है और ये बलात्कारियों के साथ खड़ी है, चाहे हमारी लड़कियां हो या किसी की लड़कियां हो।
तो ये जो एक अलगाव 2016 से शुरू हुआ था और लेफ्ट जो शोषित वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले की लड़ाई लड़ने का चूरन जो बेचता खाता आया है, और खासतौर से जेएनयू तो मक्का है इन तमाम विचारों का, आप जानते ही हैं। आज किन वजहों से स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में श्री राम को हवा में कैसे उड़ाया जा रहा है भाई, और क्यों उड़ाया जा रहा है? जी भैया जी। रंजय भाई को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई और वो जानकारी बांटनी आप लोगों से जरूरी है, दर्शकों से भी। आपको पता है अभी लेफ्ट कैसे लड़ता है वहां परिषद का चुनाव? लेफ्ट यूनाइटेड के नाम से, और उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में ऐसा होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो सीपीआई एमएल की छात्र शाखा है, वाइस प्रेसिडेंट पर एसएफआई होता है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सीपीआई एम की छात्र शाखा है, और सेक्रेटरी पर डीएसडब्ल्यू होता है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स विंग या कुछ करके होता है। और मजे की बात है कि ये माओवादियों का छात्र विंग है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर एआईएसएफ होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो सीपीआई की छात्र शाखा है, जिससे होते हुए मरहूम चंद्रशेखर आइसा में गए थे और फिर वो सिवान जाकर मारे गए थे। अब देखिए, ये जय श्री राम के पीछे की बात नहीं है, बात ये है कि जिस उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जिस स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष की बात की मैंने, जो आजकल राहुल विश्वधर का बगलगीर बना हुआ है, तो ये चलिए मैं ले लेता हूं, आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, दर्शकों के लिए मैं नाम ले लेता हूं, आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। जी जी, तो सीपिन वहीं से कर रहा है, राहुल विश्व शक्ति से लड़ता है, उसके जो अलाइंस हैं वो सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो अपने सिपह सालार जेएनयू के इस पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को बताता है कि तुमको जेएनयू में जाके ये करवाना है, और वो यही करवाता है। इसीलिए मंच चाहे आरजेडी का हो, मंच चाहे एसपी का हो, लेकिन ये लोग गाली किसको दे रहे हैं? सनातन को दे रहे हैं। ये मूल कारण है। अब इसके बाद रंजय भाई मुझ पर और नाराज ना हो, इसलिए बेटन उनको। बिल्कुल ठीक बात है। और रंजय भाई का परिचय दर्शकों, रंजय भाई के बारे में प्रारंभ के सभी दर्शक जानते हैं, लेकिन रंजय त्रिपाठी जी का एक परिचय ये भी है कि ये जेएनयू के ही बगल के मोहल्ले या आसपास यानी उसी एनसीआर क्षेत्र के डीयू के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो अच्छी तरह से कैंपसों का माहौल और आपस का और आसपास का कुल मिला के मतलब स्टूडेंट यूनियन और ये सारी चीजें हैं इनके पास पहले से मौजूद हैं। तो रंजय जी, मेरे जो पहले का सवाल था उस पर तो आप बोलिएगा ही, उसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ दे रहा हूँ। साहब ये बताइए कि आपने जिस समय डीयू का समय देखा, उस समय कम से कम जेएनयू में तो एबीवीपी नाम की चिड़िया का कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो 2016 का भी जिक्र किया हूँ, उस समय जो है बापसा सेकंड नंबर पे आई थी, एबीवीपी थर्ड नंबर पे आई थी, है ना। तो आखिर एक बार फिर वही बुनियादी सवाल कि जय श्री राम को हवा में क्यों उड़ाया जा रहा है महाराज छात्र संघ के चुनाव में? ये बताइए ना। कैंपस से बाहर, क्या कैंपस के अंदर भी कोई राम मंदिर है क्या? वहां से राम जी को जो हवा में उड़ा रहे हैं डफली बजा के। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे जमाने में सिर्फ ये एनएसयूआई और एबीवीपी हुआ करती थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और जिस वक्त में हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उसी वक्त में हमारे एक बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई, वो जेएनयू में पढ़ा करते थे। और जेएनयू का जो मेरा जो जिंदगी का जो सैटरडे संडे है वो जेएनयू में ही बीतता था। और हम जिस वक्त हम आपके चंद्रशेखर जब वहाँ के अध्यक्ष बने थे उस वक्त हम लोग मैंने जेएनयू में मैंने बहुत जी जी मैं बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूं कि आपको कई बार मेरे सूत्र ये बताते हैं कि गंगा ढाबे पर जो है वो तमाम तरह की एक्टिविटियों में जो जेएनयू में प्रचलित और प्रसारित एक्टिविटियां हैं उनमें भी व्यस्तता संलिप्तता आपकी देखी गई। जी जी जी। तो क्या होता था कि हम लोग जाते थे और हमने इनकी नौटंकियां हमने बहुत नजदीक से देखी हैं। अब देखिए, जेएनयू को जो है लुटियन मीडिया इतना भाव देता है
कि जितना पूरा जेएनयू पूरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1000 या 1200 वोट पे अध्यक्ष जीत जाता है, उतना जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी एक कॉलेज का जो प्रेसिडेंट होता है, दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव दो तरह से होता है। एक तो जिसको डूसू बोलते हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स वोट देते हैं एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। उसके साथ ही प्रत्येक कॉलेज का एक चुनाव होता है। उस कॉलेज में एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीसी और ईसी होते हैं। जितना वोट उस कॉलेज का लेकर के प्रेसिडेंट, एक कॉलेज का प्रेसिडेंट वोट लेकर के जीता, लगभग मोरलेस उतने के आसपास ही 1000-1200 का वोट मिलता है जेएनयू में के प्रेसिडेंट को। तो लेकिन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लुटियन गैंग का प्यारा है, उनकी आंखों का दुलारा है, तो वहां की बातों को ये ढोल नगाड़ा लेके पीटते हुए घूमते हैं। तो मैंने अपने उस जेएनयू वाले जो समय है, कभी हम लोग, क्योंकि मैं छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इसको बड़े नजदीक से देखा है, 3 साल लगातार देखा है वहां पे, तो मैं वो कभी बाद में बता सकता हूँ। लौट के आते हैं हम लोग ये जय श्री राम वाले पे। अब आप देखिए कि 1991 और 1991 या का जो चुनाव, या 92 का, सॉरी, जो नारा है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए श्री राम, उसको आज ये एक उड़ रहे हैं। और इसको लेके उड़ने वाले कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने उस समय नारा लगाया था। और दर्शकों को ये ध्यान होगा कि जब मुलायम और काशीराम जब मिल गए थे, तो उसी मुलायम के चेले चप्पड़ों ने काशीराम की चेली का क्या हाल किया था यही लखनऊ के गेस्ट हाउस में। और उस चेली को का जान बचाने के लिए भी 2 ब्राह्मण ही आए थे, या मैं कहूं तो 2 भाजपा के जो प्रमुख जो 2 नेता थे उस समय वो आए, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो आकर के उनको बचाया। अरे रंजन जी, 2 संघी आए थे, ये कह दीजिए। जी 2 संघी आए थे, उन्हीं संघियों ने ही आकर के उस कांशीराम की चेली को बचाया। और कांशीराम की चेली के साथ कुछ तो ज्यादा ही हो चुका था, वो खैर इंटरनल बात है, वो ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी हुआ वो जाने, और उनके जो है जिसको भी वो मानते होंगे आराध्य वो जाने। तो अब आगे जब आज जो है ये जो नारा लगा रहे हैं ढपली बजा करके, मेरी तो पूरा का पूरा मानना है कि अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में मैक्सिमम जो जेएनयू का जो ढपली गैंग है ना, वही रहा होगा शायद। उसमें ढपली गैंग, देखिए आप देखिए ना, आज जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें बिहार में किसका गठबंधन है? कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का। उत्तर प्रदेश में किसका है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। और इन लोगों की मुझे तो हंसी आती है, मुझे मतलब ये बात ही सीरियस नहीं लग रही है कि पश्चिम बंगाल में ये मिल के लड़ रहे हैं। अभी सीट मेरे ख्याल से शेयरिंग कुछ जुगाड़ हो नहीं पाया कि बंगाल में जुगाड़ कैसे हो। और कम्युनिस्टों ने वहां वायनाड में राहुल गांधी के तोते उड़ा दिए, एक राजा की रानी को खड़ा करके। तो मतलब ये अजीब टाइप का, मतलब उड़द दाल चना मसूर सब मिला के एक अजब टाइप की खिचड़ी जो बना रहे हैं। और इन्होंने सोचा कि हम जेएनयू में ढपली इस टाइप का बजा देंगे तो देश में कुछ असर पड़ेगा या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। हाँ, 2-4, 10, 20, 50 गालियां जो कम पड़ती थी वो अब और पड़ेंगी इनको। और ये सोचे थे कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तो ये, अरे भाई साहब, जो नारा लगा था हवा में उड़ गया, हवा में उड़ गया, उसमें देखिए आज कहाँ हवा में उड़े हुए हैं मायावती जी। एक विधायक सीट के लिए उसी उत्तर प्रदेश में ये लोग तरस रही हैं। अरे विधायक छोड़ दिए, एक ब्लॉक प्रमुख और जो ये ब्लॉक प्रमुख बनाने वाले जो बीडीसी होते उसके लिए एक तरस रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का तो आपको मालूम है जल्दी वही हाल होने वाला है। और राष्ट्रीय जनता दल का अब आप बिहार में अब यादव भाई बैठे हैं कि आने वाले मेरे ख्याल से 1-2 चुनाव में लोगों का भी क्या हाल होगा वही जाने। तो जो भी ऐसे सनातन से या राम से और शक्ति से टक्कर लेगा, वो बस 4 आदमी एक जगह चौराहे पे खड़े होकर ढपली बजा करके 10 गाली और 100 गाली सुनने के ही पात्र बनेंगे। उससे ज्यादा उनका कोई औकात नहीं, उससे ज्यादा कोई उनका बिसात नहीं है। बिसात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में कहाँ जय श्री राम और कहाँ हवा में उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि रंजन भाई, मुझे लग रहा है कि काशीराम जी की स्थापित की हुई पार्टी के बारे में आपने जो जो बोला है, ब्यालोक भाई को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा। आप उनका गमछा देख लीजिए और आप उनके पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए। तो ये जो, अच्छा ब्यालोक भाई, आपने तो वो दौर देखा है। खैर, अपने स्टूडेंट, हालांकि मेरा विश्वविद्यालयों में पढ़ने का कोई बहुत अनुभव नहीं रहा है,
मैं मैनेजमेंट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हमने किया है, लेकिन फिर भी उत्सुकता रहती थी। एनसीआर में जब भी जाना होता था तो हम भी जो है वो आपके तमाम अतलज सतलज गंगा ढाबे और तमाम जो है पेड़ों के नीचे इर्द गिर्द बैठे हुए। खैर, ये बताइए, आपने तो वो चीजें देखी हैं, ये जो अदा होती है मदर इंडिया की तरह, ये हाथ में डफली लेके और कमर को हल्का सा टेढ़ा करके और कुछ स्त्रीण तरीके से यूं यूं करके, अरे हम लेंगे आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, हाँ कल ब्राह्मणवाद से आजादी भी मांगी गई है। तो ये जो तरीका है साहब, ये तो कामरेडों का तरीका है, वो बात समझ में आती है। तो ये बताएं आप कि एन चुनाव जब 2024 का हो रहा है तो ये कमर मटका के, अभी मोमबत्ता गिरोह नहीं आया है, खजड़िए गैंग आया है, अभी वो लाल टिकुलियां भी जो है, बड़ी विद्या लाल टिकुलियां जो है वो काफी अरसे से गायब हैं। हालांकि 2014 के बाद उत्तरोत्तर बहुत सारे, हाँ हाँ इनको लाल टिकुली से कुछ याद आया रंजन जी को जी। नहीं, जो लाल टिकली वाली गैंग है उनका अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि हम देखेंगे देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे, उसका जो है वो एक वो आ रहा है कुछ अभी दर्शकों को कुछ जल्दी ही वो देखेंगे देखेंगे का रियल टेलीकास्ट को पूरा देखने को मिलेगा। वो सब बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब मनोरंजन में कोई देखिए क्या है कि जेएनयू अब एक मनोरंजन और हास्य का एक पात्र बना करके इन लोगों ने रख दिया है। और देखिए, मतलब ये व्यालोक जी पर निजी हमला है रंजन जी आपका? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम देखिए, मैं पूरा देखिए क्या होता है कि हम गेहूं में से घुन फेंकते हैं ना, पूरे गेहूं को थोड़ी बोल रहे हैं। तो वही घुन जो है ना, वो उस गंदगी को हम बोल रहे हैं, उस गंदगी ने पोर्ट्रे आगे किया है तो हम उसको बोल रहे हैं, व्यालोक जी को नहीं बोल रहे हैं। ठीक। अच्छा, हाँ व्यालोक भाई वो बताइएगा, वो ये रंगारंग जो माहौल है, तो ये क्रोनोलॉजी क्या है? एक तरफ जो है वो दल्ले वाला वहां पे कहता है कि साहब ग्राफ मोदी का बड़ा ऊंचा चला गया है, राम मंदिर बन गया, उसको नीचे ले आओ। अब ये कैंपस में ठुमक ठुमक के, कमर लहरा के, स्त्रीण तरीके से ऐसे ऐसे ठुमकेबाजी करके ये हवा में उड़ जाएगा। ये मतलब 24 का माहौल वहां क्यों बनवाया जा रहा है साहब? और हाँ, एक वीडियो में मैंने एक लालटेन देखी जिसका शीशा हरे रंग का था। यानी आपकी बात बिल्कुल सही है, आरजेडी वाला मामला जी। ये लोग इतने अप्रासंगिक हो चुके हैं कि 4-5 कम्युनिस्ट पार्टी जब मिल रही हैं तो इनको आता है 3000 वोट। विद्यार्थी परिषद इन सब के खिलाफ लड़ रही है तो उसका 1500 वोट एकदम फिक्स्ड है। जबकि विद्यार्थी परिषद को वोट कहां से मिलते हैं? विद्यार्थी परिषद पर आरोप ब्राह्मणवादी होने का, विद्यार्थी परिषद पर आरोप एंटी वुमेन होने का, विद्यार्थी परिषद पर आरोप एंटी दलित होने का, विद्यार्थी परिषद पर आरोप हर एक चीज एंटी लिबरल होने का, विद्यार्थी परिषद पर आरोप देश को ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने का। तो ये जो डिस्परेशन है, राहुल विषधर का डिस्परेशन आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए और कॉमीज का डिस्परेशन आप जेएनयू के लेवल पर देखिए। इसीलिए वो कभी लिखते हैं ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ। अब इनको पूछे कोई, मैं तो पहली फ्लाइट और ट्रेन में बैठ के चला जाऊंगा यूरेशिया, मुझे बता तो दो कहाँ है यूरेशिया भाई, दे तो दो यार, यूरेशिया दे दो भाई, मुझे कहाँ है? मतलब तुम लोगों से पीछा छूटे साला, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि कहाँ है यूरेशिया, तो कभी ये लिख देंगे यूरेशिया जाओ। अच्छा, जो आपने कहा ब्राह्मणवाद से आजादी, ठुमकना, नाचना, बहकना, कभी ये किस ऑफ लव करते हैं, कभी किस ऑफ कुछ करते हैं, कभी चूमने की आजादी, कभी भमोरने की आजादी। मुझे डर है किसी दिन सड़कों पर सेक्स करने की आजादी न मांगने लगे, या वो भी न कर बैठे। अरे दाढ़ी बढ़ा के साड़ी पहनने की आजादी, क्या जय भरोसा। हाँ, तो तमाम तरह की, तो ये जो डेस्परेशन है इनका। और दिक्कत ये है कि जैसे एक दो कलाम या एक खान जिहादियों के पूरे कुकर्म को नहीं ढक सकते ना, वैसे ही जेएनयू में हर एक साल 70 से 72 यूपीएससी कैंडिडेट पास होते हैं, वो देश की सेवा में जाते हैं। जेएनयू से हमारे एस जयशंकर हैं, जेएनयू से हमारी निर्मला ताई हैं। लेकिन अब मैं कितनी बार बताऊं, जेएनयू से मैं हूं, लेकिन आप लोग भी मजाक बना देते हैं मेरा। अब हम लोग कितना बताएं कि भैया हम लोग भी वहीं से हैं। हम लोगों के जो पुण्य हैं वो इन ससुरों के पाप कर्म से पूरे
भूल जा रहे हैं। और ऑन अ सीरियस नोट, देखिए ये बहुत पुरानी जंग है, ऐसा नहीं है कि ये 2016 में हुआ या 2012 में हुआ। मैं 96 से आपको बता सकता हूं, क्योंकि 97 में मैं गया था। 96 में विद्यार्थी परिषद के 3 कैंडिडेट जीते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पर पुष्कर मिश्रा हारे थे 8 वोटों से, मात्र 8 वोट से। 97 में भी हम एक सीट जीते थे, जतिन मोहंती, जो अभी उड़ीसा बीजेपी के कुछ हैं भी, और वो विधायक का पिछली बार चुनाव भी लड़े थे। जतिन दा ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते थे। उसके बाद सोनमणि बोरा जीते। उसके बाद भी लगातार एक दो सीट आई। फिर बीच में 4-5 साल का सूखा पड़ा। फिर सौरभ जीते 2008-10 के आसपास। उस बीच कांड भी हुआ, बहुत सारे कांड हुए। तो 96 के पहले जो दशा थी कि अगर आप विद्यार्थी परिषद का पोस्टर लगा रहे हैं तो आपकी कुटाई हो जाती थी। आप मेस में जब जाते थे तो मेस से सारे लोग उठ के चले जाते थे, आपका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। मैं इन कम्युनिस्टों को, इसीलिए मैं इनको देखना तक नहीं चाहता हूं, और मैं आपके सामने सार्वजनिक इस पर हूं कि इनसे संवाद की जरूरत नहीं है। क्या किया जाए इनका, वो मैं दर्शकों की मेधा पर छोड़ देता हूं, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, इनका इतना दोगला चरित्र है, ये इतने बड़े दोगले चरित्र के स्वामी हैं कि ये बोलते हैं कि फलाना ब्राह्मणवादी है। इनसे बड़ा ब्राह्मणवादी कोई नहीं कि तुम अगर हमारे साथ नहीं हो तो हम तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे, हॉस्टल में रहने नहीं देंगे, हॉस्टल में नहीं रहने देंगे, हॉस्टल में तुम खाने जाओगे तो हम लोग उठ के चले जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे तुमको क्लास में सीधा खड़ा करके कहा जाएगा कि देखो देखो ये संगी है, टीका लगा के आया है। और वहीं पर एक मेरी बगल में अब्दुल बैठ के फैज कैप लगा के, या उसी लाइब्रेरी में वो नमाज पढ़ेगा तो इनकी नजर नहीं जाएगी। तो इनके दोगलेपन की इंतहा नहीं है, और ये लंबे समय से चला आ रहा है। इसलिए ये नया नहीं हुआ है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन ठीक ये राष्ट्रीय स्तर से वहां तक स्वीप इन किया है, और 10,000 ही वोट है वहां, जिसमें से करीब 6-7 हजार वोट पड़ते हैं। और मैंने आपको बांट बखरा बता दिया कि विद्यार्थी परिषद हो सकता है इस बार भी हार जाए, लेकिन नैतिक जीत हमेशा विद्यार्थी परिषद की ही हुई है, और यही इनके डेस्परेशन का कारण। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने तो पूरा वो इक्वेशन ही बता दिया कि कैसे वो पूरा लाल गिरोह एक होके लड़ता है, तब इनकी ये स्थिति है ना। तो रंजय भाई, आप फ्रेम में हैं, आवाज सुन पा रहे हैं रंजय भाई? जी आवाज सुन रहे हैं जी। आप इतने गंभीर और स्थिर हो गए थे कि मुझे लगा कि आपका फ्रेम ही फ्रीज हो गया है। रंजय भाई, मैं चाहूंगा कि इसका एक कंक्लूडिंग, आज की चर्चा को कंक्लूड कर दीजिए आप। ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले, जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सामने, तो अब इस तरह की छोटी छोटी खुरापातें, आज जेएनयू कल कुछ और, तो ये कितना देखते हैं? किसान आंदोलन हम लोग जिक्र कर ही चुके। तो इस तरह के ये छोटे 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 पॉकेट्स में अलग अलग, जिसको कहते हैं ना एम्बुश लगा के, और मारो और भागो, तो यहाँ मारो और भागो तो नहीं, यहाँ थूको ककारो, किसी तरीके से कुल मिला के माहौल बिगाड़ो। तो क्या ये और बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल जितना बढ़ता है तो आदमी पहले टोपी फेंकता है, फिर कुर्ता फाड़ता है, फिर पाजामा फाड़ता है, और फिर उसके बाद तो फिर सारे कपड़े फाड़ने के बाद अंग प्रत्यंग भी फाड़ता है। तो क्या देख रहे हैं इसका विस्तार आप 2024 के चुनाव के ठीक पहले? देखिए, अगर आपको याद हो तो जब हम लोग बचपन में खेलते थे, क्रिकेट विकेट खेलते थे, सब खेलते थे, तो जैसे ही आप खेलना चालू करो, इसमें से अगर कोई एक बंदा जो है अगर हारने लग जाए या 0 पे आउट हो जाए तो गेंद लेके भाग जाता था। और जब गांव में ऐसे कंचा खेलते हैं ना, जब गांव में अगर हम, आपने पता नहीं गांव में कंचा खेला या नहीं खेला है, तो जब हम लोग गांव में कंचा खेलते तो हम लोगों क्या, फिर हम लोग के गांव में था तो भिखुआ, है ना, वो इतना दुष्ट था कि जब वो हारता था तो जब वो कंचा जिस छेद में फेंकते थे उसके छेदा में पेशाब कर देता था, समझ रहे ना। तो उसको भोजपुरी में बोला जाता है ना, खेलब न खेले दे वही पुलिकिए में मुत दे। तो
ये इस टाइप के घिनहा टाइप के लोग हैं, है ना? मतलब हम इसके बारे में क्या बात करें, कोई रिलेवेंसी तो इनकी है नहीं। और आप देख रहे होंगे जो पूरे भारतवर्ष में माहौल चल रहा है, उस माहौल में जो है एक्चुअली इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पहुंचने वाले हैं, इनकी कहाँ लो जाने वाली है। तो ये सोच रहे हैं कि अब कुछ न कुछ करके एक रिलेवेंसी बनाए रखें, चीखे चिल्लाएं, हल्ला मचाएं, ढपली बजाएं, देखेंगे देखेंगे, करेंगे करेंगे, नाचेंगे नाचेंगे, इस टाइप की चीजें जो है करके थोड़ा सा आते रहें। और लास्ट में जाकर के जो है ईवीएम पे तो है तो ठीक रहा, तो अभी से फुड़ने ही लग गया है। आज ही किसी का ठीक सुन बात। रहे थे, वो बोल रहे थे कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो ये सब कर रहे हैं। तो मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क में सर, मैं बताऊं, दे आर टोटली इररिलेवेंट। ये इतने हाँ इररिलेवेंट हो चुके हैं कि इनकी जो आखिरी गढ़ को केरल बचा है, वो एक बार अभी इस बार तो कुछ न कुछ 2-4 सीटें ध्वस्त होने ही वाली हैं। और जब ये केरल ध्वस्त हो जाएंगे तो इनके पास मात्र चीखने चिल्लाने और बाल नोच करके सड़क पे कूदने और घेलने, और लोग फिर इसके बाद में कहेंगे हाई देखा पगलवा के, हाई देखा पगल, ये उर, इसी टाइप के हल लास्ट में रह जाएंगे। कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई जो है किसी तरह का एक भाव देना भी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे तो लग रहा है कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कई कमेंट्स दर्शकों के हमारे ये इस तरह के हमें पढ़ने को मिलेंगे कि आप लोग बिना मतलब आधा घंटा खर्चा कर दिए इन बेहुदे और बकवास लोगों पर चर्चा करके। ये भी दर्शक निश्चित रूप से कुछ कमेंट्स तो मैं चाहूंगा, और हो सकता है मेरी ये बात सुनने के बाद कुछ लोग जरूर लिख दें कमेंट। तो निश्चित रूप से दर्शकों ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह देश 2014 से जिस रास्ते की तरफ बढ़ चुका है, हालांकि बदायूं जैसी घटनाएं अभी भी स्तब्ध करती हैं एक समाज के रूप में, लेकिन धीरे धीरे जन जागरण अभियान भी चल रहा है और मतदाता अब जान रहा है कि उसकी एक उंगली की ताकत कितनी बड़ी है, जो 5 सालों तक न जाने कितने लोगों के इंसुलिन छील लेती है, न जाने कितने लोगों को ऐसी कड़वी इंजेक्शन लगा के रख देती है कि उनका हाल वही हो रहा है कि जहां पढ़ाई का माहौल होना चाहिए वहां कमर मटका के जय श्री राम को हवा में उड़ाया जा रहा है। उम्मीद है दर्शकों कि आपको आज की ये चर्चा जेएनयू के बहाने से पसंद आई होगी, क्योंकि वामपंथ पर हमारी जो सीरीज चल रही है प्रारब्ध के इस मंच पर, उनके 2 नायकों यानी व्यालोक भाई और रंजय भाई के साथ मुझे लगा कि एक बार फिर जरा लेफ्ट चलो, जरा कुछ दाएं मुड़ा जाए। तो हम लोगों ने दाएं मुड़ने का प्रयास किया जेएनयू के बहाने। हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और वामपंथ वाली सीरीज को आप बहुत ज्यादा स्नेह दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। उसका अगला एपिसोड फगुआ से पहले यानी होली से पहले जरूर ड्यू है। मैं दर्शकों के सामने कह रहा हूं, इसलिए दोनों लोग भाग नहीं पाएंगे जो हमारे सर पर सवार है। तो इसी के साथ हमें व्यालोक जी और रंजय जी, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।